हेलो स्टूडेंट, आज हम स्पर्श हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी आइए कुछ जानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह विभिन्न तरीकों से अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करता है। कभी कभी वह संकेतों, चिन्हों अथवा ध्वनियों के माध्यम से भी अपने विचार प्रकट करता है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। जैसा कि आपके सामने चित्र है, आप देख रहे हैं। इन चित्रों में शिक्षिका बच्चों को चुप रहने का इशारा करके, नर्स मुंह पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा करके तथा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारों से वाहनों को आने जाने का इशारा करके अपने अपने भाव व विचार प्रकट कर रहे हैं। यह हमारे संकेतों के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे देखिए भाषा क्या है। उपर्युक्त माध्यमों द्वारा भावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहा जाता। यानी यह एक माध्यम तो है, लेकिन इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा किसे कहा जाता है, आइए इसे हम जानें। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः भाषा में मुख्यतः बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। जहाँ तक भावों और विचारों को प्रकट करने की बात है, ये बोलकर तथा लिखकर दोनों तरह से व्यक्त किए जा सकते हैं। यानी भाषा को लिखकर और बोलकर दोनों माध्यमों से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा आइए देख लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भाव तथा विचारों को समझता है। यानी अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम चाहे हम बोलकर या लिखकर पहुंचाएं, किसी भी तरह अपने भावों को व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के प्रचलित रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। अब देखिए मौखिक भाषा क्या है। नीचे दिए गए चित्रों से यह बात पता चलता है कि मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। जैसे समाचार वाचक द्वारा समाचार बोलना, नेता द्वारा भाषण देना और सब्जी वाले का आवाज़ लगाना इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर भाव व विचारों को व्यक्त करना। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, मनुष्य के मुख से उच्चरित भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखित भाषा क्या होती है। नीचे दिए गए चित्रों में संपादक अपने विचार समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। यानी आप जो पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसमें देश विदेश की खबरें छपी होती हैं और आप पढ़कर उनके विचार, उनके बारे में जान लेते हैं। शिक्षिका व्याकरण की जानकारी श्यामपट्ट पर लिख कर दे रही हैं। यानी श्यामपट्ट पर लिखा जा रहा है, उसे आप पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं कि क्या यहाँ लिखा गया है। नीचे दिए गए उदाहरणों द्वारा हमें लिखित रूप से जानकारी मिल रही है, अर्थात यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा के इस रूप को हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। यानी जो बोली जाती है उसे तो हम ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह हम सुनते हैं, फिर अब उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, उसे फिर हम अपने द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन जो लिखित रूप होता है उसे हम रख सकते हैं, इसको पढ़कर ग्रहण किया जा सकता है। अब देखिए इसकी परिभाषा है। जब भाव और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिखित भाषा क्या है और मौखिक भाषा क्या है। अब देखिए बोली क्या होती है। बोली भाषा का अल्प विकसित एवं क्षेत्रीय रूप है। यानी बोली जो है भाषा का अल्प विकसित, यानी अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और विकसित यानी कुछ क्षेत्रों में जो विकसित होता है, फैला हुआ होता है, वह बोली कही जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। यानी किसी क्षेत्र में
अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां होती हैं। जैसे आप जानते हैं राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। तो यह उस क्षेत्र की अलग अलग बोलियां होती हैं। अब है लिपि क्या होती है। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्हों की रचना की गई है जिन्हें वर्ण कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी हम जिन चिन्हों द्वारा अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं उस चिन्ह को ही लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विभिन्न भाषाओं की अपनी लिपियां हैं, जैसे नेपाली, मराठी, संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अब देखिए व्याकरण क्या है। किसी भी भाषा का सही तथा शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इन नियमों का बोध व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यानी व्याकरण ही वह भाषा है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा समझ सकते हैं। आइए आगे देखें क्या दिया गया। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जाएंगे सब पार्क में हम। यह वाक्य अशुद्ध है। हम इस वाक्य को शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखेंगे, हम सब पार्क में जाएंगे। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हम इस भाषा को ही शुद्ध मान लेते, लेकिन यह भाषा गलत है, अशुद्ध है, इसलिए हम उसका शुद्ध प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए राजभाषा क्या है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। भारत की अन्य भाषाएं। भारत के संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है वही इस प्रकार है। यानी भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उन भाषाओं का नाम इस प्रकार है: संस्कृत, कश्मीरी, बंगला, पंजाबी, असमिया, मणिपुर, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी और हिंदी। ठीक है, आगे कुछ संक्षिप्त अध्ययन दिया गया है जिसमें सारे पॉइंट इकट्ठे कर दिए गए हैं, इसे भी हम देख ले रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। आगे भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक, एक लिखित। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है। जैसे कि एक लेखक ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ही बोली बदल जाती है। आगे देखिए, ध्वनियों को अंकित करने के लिए जिन निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। अब हमें उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज आप खुद से कर लीजिएगा और मेरे पर्सनल नंबर पर इसका फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।